हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्रक्स। मैं हूं ऋतिक और आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड है स्पेसिफिकली हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हम बाकी के 25 क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल क्वेश्चन जो थे वो हम 50 थे। टोटल 50 क्वेश्चन आए थे। 50 में से हम सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम 25 जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो आपने वो नहीं देखे तो आप वो देख सकते हैं। आज की हमारी क्लास में हम आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, इस तरीके का जो पैटर्न है वो आपके एग्जाम में रहने वाला है। इस तरीके का पैटर्न रहेगा, आपको इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन दिया, नीचे आपको क्या दिए ABCD ऐसे ऑप्शन दिए, 1 2 3 4 आपको आंसर दिए। क्लियर, यहाँ पे आपको आंसर में आपको जो ऑप्शन ठीक लग रहा है वहां पे आपको ऐसे क्लिक करना है और आपका आंसर जो है वो सबमिट हो जाएगा। क्लियर, चलिए 26 क्वेश्चन पे आते हैं जो कहता है अमंग द एनिमल्स ऑन द प्लैनेट, सॉरी हमारे प्लैनेट पे अर्थ है जो प्लैनेट, उस प्लैनेट पे जो एनिमल्स है उनमें से द स्पीशीज रिच ग्रुप मेकिंग मोर देन 70% इज, जो स्पीशीज 70% से ज्यादा है एनिमल्स में वो कौन सी है? फिशेस, मैमल्स, इंसेक्ट्स या फिर रेप्टाइल्स। अब ये तो क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आ सकते। इंसेक्ट्स करेक्ट आंसर है। इंसेक्ट्स बार बार रिपीट किया था तो मैंने जब क्लास में जब आपको पढ़ाया था कि इंसेक्ट्स हैं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में। इंसेक्ट्स या फिर अगर अर्थ्रोपोड्स दिया हो ऑप्शन में, अर्थ्रोपोड्स। क्लियर, अर्थ्रोपोड्स को ही हम इंसेक्ट्स बोलते हैं साइंटिफिक तरीके से, बेटर वे में। क्लियर, आउट of every 10 animals that we see, out of every 10 animals that we see, 7 are insects। कितना फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 7 टोटल 10 में से 7 जो हैं वो हमारे इंसेक्ट होते हैं। टोटल 10 एनिमल अगर हमने देखे हैं तो 7 हमने इंसेक्ट देखे हैं। इसी वजह से दिया गया है मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है वो इंसेक्ट की है। सबसे ज्यादा मोस्ट डाइवर्स ग्रुप अगर पूछ लिया जाए मोस्ट डाइवर्स ग्रुप कौन सा है? इंसेक्ट है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? इंसेक्ट की है। क्लियर, इंसेक्ट जो है सबसे ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27th क्वेश्चन पे आ गए हैं अब हम। 27th क्वेश्चन अब आपका कहता है द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज कैटेगराइज्ड बाय। डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो कौन से प्रोसेस से, कौन से चीज से कैटेगराइज की जा सकती है? अब आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 में से आपको चूज करना है। नीचे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सारी के सारी स्टेटमेंट्स आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये स्टेटमेंट भी नहीं आती है तो दिक्कत आ जाती है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पूछा है। सबसे पहला ऑप्शन डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो रेप्लिकेशन डायरेक्शन है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम है। हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट है ए। तो ए जिसमें नहीं है वो हमारा एलिमिनेट कर देंगे। फोर्थ में ए नहीं गिवन है तो ये 4th ऑप्शन है क्योंकि ए तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, नीचे करेक्ट पूछा गया है ना, यहाँ पे भी ये भी ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी यहाँ पे वो क्वेश्चन दे दिया जाता है, आप करेक्ट समझ के टिक कर आते हैं और नीचे यहाँ गिवन होता है चूज द इनकरेक्ट आंसर, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन दे दिया जाता है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान से पढ़ना है करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट गिवन है। ठीक है, क्लियर। आगे बी ऑप्शन में दिया गया है ओनली टेम्पलेट विद 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी इज रेप्लिकेटेड। नहीं, सिर्फ टेम्पलेट थोड़ी होगा, जो दोनों के दोनों कोड्स होंगे वो कोड किए जाएंगे। बोथ स्ट्रैंड्स आर रेप्लिकेटेड। दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो रेप्लिकेट किए जाते हैं। बोथ स्ट्रैंड्स आर रेप्लिकेटेड। दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स रेप्लिकेट किए जाएंगे। तो बी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। तो बी जहां जाए उसको एलिमिनेट कर दो। बी जहां जाए उसको एलिमिनेट कर दो। तो बी हमारा ए में भी है और 2 में भी है। 3 ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो गया है। क्लियर, कुछ भी नहीं किया हमने, 2 ही स्टेटमेंट देखे अभी तो। अब तो बाकी की 3 देखे ही नहीं है, 2 स्टेटमेंट देख के ही हमने 3 करेक्ट कर दिया है। 3 हमने करेक्ट कर दिया है और वो करेक्ट आंसर है क्योंकि हमने सिर्फ 2 स्टेटमेंट देखे हैं। देख रहे हो आप, इतने फास्ट इस तरीके से आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने फटाफट से बिना दिमाग लगाए। ठीक है, दिमाग वैसे वाला दिमाग नहीं कह रही कि बिना दिमाग लगाए सॉल्व कर दो। बिना दिमाग लगाए मतलब दिमाग को बिना स्ट्रेस दिए आपको सॉल्व करना है। क्लियर, स्ट्रेस नहीं देना दिमाग को बिल्कुल भी। बाकी ऑप्शन एक बार रीड करते हैं। द एप्लीकेशन इज इनिशिएटेड एट ओरी। यस, ओरिजिन साइट जो है वहां से हमारी एप्लीकेशन जो है वो इनिशिएट होती है। यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट।
डी आपको कहा गया है डीएनए पॉलीमरेज कैटेगलाइजेस द प्रोसेस। यस, डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो कि बाकी के हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको लाता है, उनको ऐड करता है, उनको जोड़ता है। स्पीड पूछ ली जाए जस्ट इन केस कि स्पीड क्या है डीएनए पॉलीमरेज की, स्पीड है हमारे पास 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड की स्पीड से डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स को या फिर बेस पेयर्स को। क्लियर? ये हमारा कहता है द डॉटर स्ट्रैंड मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हैज वन पेरेंटल स्ट्रैंड। यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। गिविंग अस 3 हमारा करेक्ट आंसर, तो हम पहले से डिडक्ट कर चुके थे, 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 28th क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं अब हम। 28th क्वेश्चन, चलिए बच्चों 28th क्वेश्चन ये हमारा मैच द फॉलोइंग है। बेस्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का, सबसे इजी होते हैं बच्चों मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, सबसे इजी। कोई भी एक बता दो, बाकी के सारे आ जाएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहला डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन पूछा गया है। ऑप्शंस अगर आपको दिख रहे हैं, अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन, देखिए अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन, डेड ऑर्गेनिक मैटर, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, मास ऑफ लिविंग मटेरियल। डेट्राइटस फूड चेन, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। डेड ऑर्गेनिक मैटर लग रहा है आपको? डेट्राइटस फूड चेन कहाँ आएगी? डेड ऑर्गेनिक मैटर में। तो ए का करेक्ट आंसर, ए का हमारे पास हो गया 2, ए का 2। ऑप्शन देखिए बाप, ऑप्शंस में ए का 2 कहाँ गिवन है? 2 ऑप्शंस में गिवन है, फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, सेकंड एलिमिनेट हो गया। 3 और 4 में ए का 2 है। सिर्फ एक सॉल्व किया हमने, सिर्फ एक सॉल्व किया है। ठीक है, इसी तरीके से दिमाग लगा के सॉल्व करना, आपको इजी वे में शांत रहना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ इस बात पे कि एग्जाम में ऐसा होगा। एग्जाम का जो माहौल है, जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठोगे और आपके आसपास ढेरों बच्चे बैठे होंगे, सबकी कंप्यूटर स्क्रीन होगी, सब टक 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 एकदम ध्यान लगा कर रहे होंगे, और आप साइड में देखोगे सब बहुत फोकस, स्ट्रेस दिख रहे होंगे, बहुत एनर्जी जो है वहां की, उस माहौल की जो एनर्जी है वो नेगेटिव होगी थोड़ी सी। ठीक है, सब स्ट्रेस में होंगे, परेशान होंगे, किसी क्वेश्चन आ रहा हो, किसी को नहीं आ रहा हो, तो ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा वहां पे। तो उस नेगेटिविटी को अपने अंदर एंट्री नहीं लेने देनी है, अपने आप को एक पॉजिटिव काम माइंड से क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है। ठीक है, अपने दिमाग को शांत रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है वहां पे। एग्जाम हॉल में आके आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ऐसा सोच के जाना कि अब तो पढ़ लिया, जो होगा वो देखा जाएगा और भगवान जो आपके साथ करेगा वो अच्छा ही करेगा। ठीक है, एक लीफ को आपने देखा है, एक लीफ को इतनी सुंदर बारीक तरीके से बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। ठीक है, एक लीफ का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये जो वेन्स बनाई जाती हैं, ये जो वेन्स प्रेजेंट है, ये वेन्स भी इतनी बारीक तरीके से, इतनी खूबसूरती से बनाई गई है। तो जब भगवान ने या फिर क्रिएटर ने, नेचर ने जब एक छोटी सी लीफ की वेन्स पे इतना ध्यान दिया गया है, तो फिर आप पे तो कितना ज्यादा ध्यान देंगे, आपकी लाइफ की बारीकियों पे कितना ज्यादा ध्यान दिया गया होगा नेचर ने, क्रिएटर ने, है ना। तो हमेशा यही सोचना है कि अगर लीफ की वेन्स पे इतना फोकस है, तो मेरी लाइफ की इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम पे कितना ज्यादा फोकस होगा नेचर का, हमारे क्रिएटर का। इसी दिमाग से, पीसफुल माइंड से, इसी सोच के साथ आपको अपना एग्जाम देना है और एकदम शांत रहना है एग्जाम में। क्लियर? चलिए, ज्ञान बहुत हुआ, क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट हमारा होता है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। स्टैंडिंग स्टेट आ गया अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बी का आ गया 3, बी का आ गया हमारे पास 3, बी का 3। देखिए थर्ड ऑप्शन और फोर्थ में बी का 3, ठीक है, दोनों में 3 गिवन है, चलिए कोई बात नहीं एलिमिनेट कर पाए। उसके बाद है हमारे पास स्टैंडिंग क्रॉप एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। स्टैंडिंग क्रॉप हमारे पास होता है मास ऑफ लिविंग मटेरियल, और फोर्थ ऑप्शन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारे पास होगा अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन, अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन। ठीक है, इससे हमारे पास क्या है, सी का हमारा आंसर आया 4, सी का 4th हमारे पास 4th में आता है। ठीक है, सी का 4th, सी का हमारे पास 4th आ गया। क्लियर? इस तरीके से हमने जो 4th आंसर है उसको हमने करेक्ट बता दी, ये मैच द फॉलोइंग हमने फटाफट से कर ली। क्लियर? अब ये आपके बच्चों, ये तो मैंने स्क्रीन पे मैच द फॉलोइंग कर दी। अब आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हो, कंप्यूटर स्क्रीन में तो आप मैच द फॉलोइंग नहीं कर सकते। एग्जाम में आपको एक रफ शीट दी जाएगी, एक रफ शीट दी जाएगी, कोरा पेपर होगा, आपको एक पेन भी, खुद का पेन नहीं लेके जाना है वहां पे, खुद का पेन नहीं लेके जाना है वहां पे, वो लोग आपको पेन देंगे। क्लियर? अगर आपको पेन देंगे, आपको रफ शीट देंगे, उस रफ शीट पे आप लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ए का 2, बी का 3 ऐसा लिखा है, वो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने एलिमिनेट किया है वो आप अपनी रफ स्क्रीन पे, अपनी रफ शीट पे लिख सकते हैं। रफ शीट पे लिख सकते हैं कि 1 2 कट गए, 3 4 रिमेनिंग।
क्लियर? इस तरीके से फटाफट आप अपनी रफ शीट पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आदत नहीं है स्क्रीन में इतना सॉल्व करने की, देखने की, हो जाता है कि स्क्रीन में हम कभी इतना फोकस हो जाता है एग्जाम में कि स्क्रीन में कभी कभी होच पुछ आता है, क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर राइट कर लिया, इतने में एकदम फॉलोइंग्स में इनको समझने में, देखने में एकदम घोच पोच से हो जाता है, वो घोच पोच हो गया, कंफ्यूज हो गया दिमाग। इसी वजह से रफ शीट पे इस तरीके से लिख लो, ए सॉल्व किया है फटाफट से लिख लो ए का 2, बी सॉल्व किया फटाफट से लिख लो बी का 3, ठीक है, सी सॉल्व किया सी का 4, फटाफट से लिख लो सी का 4। ये 3 लिखोगे इतने में तो आंसर फटाफट आपको दिख ही जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है ए का 2, बी का 3, सी का 4, मैच कर लो अपने आंसर से, फटाफट टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ, है ना। इस तरीके से फटाफट मैच करते चलो अपने रफ शीट में। ये आपको सारा का सारा काम आपको करना है रफ शीट में। रफ शीट आपको दी जाएगी एग्जाम में, क्लियर, डोंट वरी, आपको रफ शीट जो है वो दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, पूछा गया है 29th क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें पूछा गया है टेक्नोलॉजी कोल्ड MOET विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज यूज्ड। इसके लिए MOT पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज MOET? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर वाली टेक्निक है ये। फोर्थ चैप्टर जो है आपका NCERT का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहां पे स्टेटमेंट आप क्लियरली गिवन है कि MOET टेक्निक में हम कौन से हार्मोन को यूज करते हैं, वी यूज द हार्मोन FSH, ठीक है, फॉलिकुलर या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये हमारे पास FSH जो है वो इसका करेक्ट आंसर है MOET का। बाकी सारे हार्मोन्स हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें काम आएंगे। चलिए 30वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, 30th क्वेश्चन पे आ गए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन इकोर्निया एंड पिस्टिया ऑकर्स बाय। कितनी बार मैंने आपको, जब हम क्लास पढ़ रहे थे मैंने आपको कितनी बार बताया है, इकोर्निया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोर्निया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिस्टिया तो फिर भी चलो ठीक है, इकोर्निया जिसको हम बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, इसका दूसरा नाम है टेरर ऑफ बंगाल। ये क्या है? ये एक एलियन स्पीशीज है, इसको बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया था वेस्ट बंगाल में, क्योंकि इसकी यूनिक लीफ शेप थी और यूनिक फ्लावर था, बहुत सुंदर था ये। लेकिन इसने असेक्सुअल तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके इसने रिप्रोड्यूस कर लिया, और क्या हुआ, वाटर बॉडी जो थी वो पूरी की पूरी इसने कवर कर ली, बाकी के जो लोकल प्लांट्स थे, जो वहां के रीजनल प्लांट्स थे, वो एलिमिनेट हो गए। कंपटीशन होगा दो प्लांट्स के बीच में रिसोर्सेज के लिए, और वहां पे फिर ये ज्यादा ग्रो करेगा, रिप्रोडक्टिवली ज्यादा फिट है ये, तो ये ग्रो किया। रीजनल स्पीशीज, लोकल स्पीशीज वहां की धीरे धीरे डिसअपियर होने लग गई। वाटर बॉडी जब इसने पूरी की पूरी कवर कर ली, तो पूरी वाटर बॉडी में हमें इकोर्निया दिखा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाई, ऑक्सीजन जो थी अंदर, डिजोल्व ऑक्सीजन की जो अमाउंट थी वो कम होने लग गई। तो इसी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो थी वो हमारी इफेक्ट हुई, एंड धीरे धीरे काफी सारा एफर्ट करने के बाद इकोर्निया जो है उसको इरेडिकेट किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, आपके NCERT में 3 अलग अलग चैप्टर्स में 3 अलग अलग बार इकोर्निया का मेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए इकोर्निया के बारे में सब कुछ, सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। इकोर्निया जो है वो कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेट करेगा, ऑफसेट से, क्लियर। इसमें कोई तुक्का मारने वाली बात नहीं है, अगर आपको ये आता है तो आता है, ठीक है, आता है तो आता ही। हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, सक्कर, ऑफसेट, रनर एंड स्टोलन, ये चारों के चारों जो हैं वो हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स हैं, चारों के चारों वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स हैं, इसमें तुक्का नहीं मार सकते आप, ये आपको आना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है, आपको याद रहेगा अब एग्जाम में। इकोर्निया और पिस्टिया जो है, दोनों के दोनों में वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो ऑफसेट्स के द्वारा होती है, ऑफसेट्स के द्वारा ही वो होती है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31st क्वेश्चन पे आ गए हैं अब हम। 31st क्वेश्चन जो ये कहता है, हमारा क्लोन पूछा गया है, द टर्म क्लोन दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ऑफस्प्रिंग दैट आर। सिंपली पूछा गया व्हाट इज क्लोन। फर्स्ट चैप्टर में कितनी बार मैंने बताया है आपको, और इनफैक्ट जब हम ब्रीडिंग वाला चैप्टर हमारा कर रहे थे, ब्रीडिंग वाले चैप्टर में भी क्लोन जो है वो आया था, तब भी मैंने आपको क्लोन की डेफिनेशन बहुत बार बताई थी। व्हाट इज क्लोन? क्लोन हमारे पास है
मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल नहीं, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल है लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट है नहीं, वो तो फिर नॉर्मल कहलाएगा। जेनेटिकली आइडेंटिकल ओनली, नो। क्लोन वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मॉर्फोलॉजिकली के साथ साथ जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। दोनों तरीके से ये आइडेंटिकल होते हैं, उन्हीं को हम बोलेंगे क्लोन्स। असेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन होने के बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म, जो ऑफस्प्रिंग हमें दिखता है, हमें बनता है, उसको हम क्लोन्स कहेंगे क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। क्लियर? दोनों तरीके से वो आइडेंटिकल होगा। चलिए 32 क्वेश्चन पे आ गए हैं अब हमारा क्वेश्चन कहता है 32 क्वेश्चन हमारा कहता है कि वाई वॉज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यूज्ड इन स्टडीज फॉर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में ड्रोसोफिला का यूज क्यों किया गया? ये हमारे पास क्या था, हमारे मॉर्गन जी ने, मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ था। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि ड्रोसोफिला जो है वो कौन से साइंटिस्ट ने यूज किया था। मैथ फॉर्म में पूछ सकते हैं। हमारे पास जो मेंडल जी ने पी का यूज किया था। पी मतलब मटर, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। क्लियर? उन्होंने ड्रोसोफिला का यूज, जो एक फ्लाई है जिसका साइंटिफिक नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये हमें मॉर्गन ने यूज किया था, मेंडल ने यूज किया था पी। क्लियर? अब पूछा गया कि क्यों यूज किया था जेनेटिक्स में, क्या फायदा है? कुछ तो फायदा होगा तभी इस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया गया है। अब ऑप्शंस हैं, दे कुड बी कल्चर्ड इजीली इन द मोनेस्ट्री। बी ऑप्शन, दे शोड मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। सी, द जनरेशन टाइम वाज 1 year. There was clear differentiation of sexes. Very few progeny were produced in a single meeting. Clear? कहा गया है चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो है वो आपको चूज करना है। 1 by 1 देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है they could be cultured easily in the monastery. मोनेस्ट्री कहाँ से आ गया? मोनेस्ट्री में थोड़ी कल्चर करेंगे हम, मोनेस्ट्री में कल्चर नहीं करेंगे हम, तो लेबोरेटरी में कल्चर करेंगे, हमारी लैब में काम करेंगे। एक्सपेरिमेंट जो तो लैब में हो रहा है। ये ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन कहता है दे शोड मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। क्लियर? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स तो शो करना चाहिए, जिस वजह से हम जेनेटिक्स स्टडी करेंगे तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो है वो तो हमें चाहिए, तो वो प्रेजेंट है, ठीक है। सी ऑप्शन कहता है द जनरेशन टाइम वाज 1 year. नो, जनरेशन टाइम 1 year नहीं था, जनरेशन टाइम वाज ओनली 2 weeks. इसी वजह से हमने इसको इस्तेमाल किया, जनरेशन टाइम बहुत कम था, सिर्फ 2 हफ्ते थे कि वो जो स्पीशीज है वो मल्टीप्लाई कर जाए। डी ऑप्शन कहता है देयर वाज क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस। मेल और फीमेल को हम क्लियर तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, कौन सा फ्लाई जो है वो मेल है, कौन सी फ्लाई फीमेल है। यस, क्लियर तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। तो हमारे बी और सी ठीक है, हमारे बी और डी अभी तक ठीक है, ए और सी हमारा गलत है। ई कहता है वेरी फ्यू प्रोजेनी वर प्रोड्यूस इन सिंगल मीटिंग। नहीं, वेरी फ्यू नहीं, ज्यादा प्रोजेनीज प्रोड्यूस होती थी सिंगल मीटिंग से, ज्यादा प्रोजेनीज प्रोड्यूस होती थी सिंगल मीटिंग। तो बी और डी करेक्ट है। तो बी और डी आपको कहाँ दिख रहा है? बी और डी हमारे पास ए में दिखता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास, यहाँ पे आप क्लिक करके आएंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है 33 क्वेश्चन जो है हमारा वो कहेगा हमारे पास स्टेटमेंट 1 गिवन है आपके पास, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज। ट्राइकोडर्मा फंगस आर इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस। क्लियर? ये स्टेटमेंट आपको दी गई है। स्टेटमेंट 2 आपको दी गई है द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट कैन कंट्रोल इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स thus saving our environment from being getting polluted। लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज जो हैं वो एफिड्स और मस्किटो से रिड करा दें हमें, मतलब उनको मार देती हैं, ठीक है। एफिड्स और मस्किटो जो है वो खाना है, वो फूड सोर्स है लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज का, करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात जो कही गई है ट्राइकोडर्मा फंगस जो है वो इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट है, करेक्ट है, ये भी हमने पढ़ा था। ये सब हमने हमारी थ्योरी क्लास में पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं आपको वापस डिस्कशन नहीं करा रही हूँ, आपका टाइम बचेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है वो सब तो आप वापस जाके वो पढ़ सकते हैं। स्टेटमेंट 2 जो है हमारी वो कहती है द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज एंड पेस्ट
कैन कंट्रोल इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं तो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का जो यूज है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी नहीं होगा, जो पोल्यूशन इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड से हमें होता था। इन स्टेटमेंट्स को आप ऐसा मत समझने कि एग्जाम में स्टेटमेंट आ गया, ओहो इतनी बड़ी स्टेटमेंट आ गई, क्या करूं कैसे पढ़ूं। इन स्टेटमेंट को आप टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़िए, रफ शीट दी जाएगी उसमें लिखते जाइए, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा ये गलत है, हाँ गलत है, ठीक है। इस तरीके से इजी तरीके से आप पढ़ पाओगे विदाउट गेटिंग कंफ्यूजन। क्लियर? तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारी यहाँ पे करेक्ट है। देयरफॉर ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन फर्स्ट जो कहता है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ही करेक्ट है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये आ गया अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34th क्वेश्चन आपका कहता है कि टू प्रूव द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन हुगो डी वेरीज ने कौन सा प्लांट यूज किया था। मैंने अभी अभी आपको बताया था प्लांट पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, कि मेंडल ने पी यूज किया था, ड्रोसोफिला जो था वो हमारे पास यूज किया था मॉर्गन ने। अब हुगो डी वेरीज ने यूज किया था हमारे पास इवनिंग प्राइम रोज। क्लियर? ये याद करने वाली चीज है, कुछ समझाना नहीं है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। दीज आर सिंपल मेमोरी थिंग्स। कुछ चीजें हैं बायोलॉजी में एग्री जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो कि हर सब्जेक्ट में है। हर सब्जेक्ट में कुछ चीजें होंगी जो आपको याद रखनी वाली है। जैसे कि हमारे पास फिजिक्स में न्यूटन के लॉज हैं, वो आपको याद रखने हैं कि 3 लॉ ये हैं, लाइन वाइज सीरीज वाइज ये हैं। थर्मोडायनेमिक्स के ये लॉ हैं, वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, और बायो में ऐसी ऐसी चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। सो गेट यूज टू इट। ये मत कहना कि बायो 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 में याद रखने वाली चीजें कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है। कॉन्सेप्ट बेस्ड थिंग्स जो है वो हम आपको समझाते हैं उनका कॉन्सेप्ट। जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो मेमोरी बेस्ड है, वो तो मेमोरी बेस्ड ही है, उनका कोई सोल्यूशन नहीं, आपको याद रख के ही उनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हुगो डी वेरीज ने यूज किया था इवनिंग प्राइम रोज, इवनिंग प्राइम रोज, ठीक है। ऐसे याद इवनिंग में भी आता है ईव, ईव, ठीक है। ईव, वी 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 की फीलिंग आती है वी, और वी से आता है वेरीज। क्लियर? हुगो डी वेरीज। इस तरीके से आप एनालॉजी बना के याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन 35th क्वेश्चन पे आते हैं। 35th क्वेश्चन अब मैच द फॉलोइंग वाला आ गया, बेस्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। क्लियर? सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं मैच द फॉलोइंग वाले बच्चों। सबसे पहला है जिफ्ट, जिफ्ट दिया गया है, IUI दिया गया है, गिफ्ट दिया गया है, आर्ट दिया गया है। क्लियर? आपसे पूछा गया है सीमन इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू फीमेल, couples are assisted to have children by corrective treatment, zygote can be transferred into fallopian tube, ovum can be transferred into fallopian tube of another female. Clear? ठीक है। असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं 8। सबसे पहला सबसे इजी, व्हाट इज आर्ट? असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ऑप्शन 2 दिया हुआ है कपल्स आर असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन बाय करेक्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है। कपल्स को असिस्ट किया जाता है, इसमें नाम में भी है असिस्टिव, कपल्स आर असिस्टेड। थोड़ा सा लॉजिक लगा के दिमाग लगाई कर सकते हैं, लॉजिक वाला आंसर है ही नहीं है ये। तो डी का हमारे पास आ गया 2, ठीक है। डी का हमने दे दिया 2। तो ऑप्शन देखते हैं डी का 2 कहाँ गिवन है। डी का 2 ये रहे ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, डी का 2, डी का 2। 2 एलिमिनेट कर दिए हमने, वाह वेरी गुड। 2 एलिमिनेट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, 2 एलिमिनेट हमने कर दिए हैं। अब हमारे पास है जिफ्ट, ठीक है। जिफ्ट में क्या होगा, जिफ्ट हमारा होता है FT। FT जहां जहां गिवन है, FT से क्या मतलब निकालोगे आप? फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। FT से वो हमारा होगा फेलोपियन ट्रांसफर। जी हमारा गेमेटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, और जिफ्ट होगा जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इन सबके फुल फॉर्म जो है वो मैंने आपको बताया, इन सबके फुल फॉर्म जो है वो भी आपको याद रखने हैं। तो जिफ्ट हमारे पास होगा जाइगोट को जब ट्रांसफर करेंगे। जे से जाइगोट, जेड है, जेड से जाइगोट आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, जेड से जाइगोट आ रहा है, जेड से जेड है, एफ से फेलोपियन आ गया, फेलोपियन आ रहा है, ठीक है। क्लियर लग रहा है? जच रहा है, हाँ जच भी गया। ए से 3। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते तो आप इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के लॉजिक लगा के आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर आपने लास्ट वाला पेज अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसी के साथ मैं क्लास में डिस्कस करा चुकी हूँ बहुत इजी तरीके से, एक टेक्निक मैंने डिटेल में समझाई है, एक एक टेक्निक मैंने एक एक डिटेल में समझाई किस तरीके से क्या प्रोसीजर चलेगा, तो आपको वहां से समझ आ जानी चाहिए थी।
उसके बाद देखिए ए हमने 3 किया है, ए का 3, तो ए का 3, यहाँ पे का 4, यहाँ पे का 3, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट, ये हमारा जो है एलिमिनेट हो गया है, इससे हमारा ये एलिमिनेट हो गया है। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। 2 ही किए हमने सॉल्व, फर्स्ट और लास्ट, 2 सॉल्व करने से ही हमारा सेकंड जो है वो आंसर आ रहा है। बी का फर्स्ट कहता है, ये बी का फर्स्ट, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, सीमेन इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फीमेल, क्लियर। इंट्रा यूट्राइन, यूट्रस में ट्रांसफर हो रहा है, आर्टिफिशियल तरीके हैं ये सारे के सारे, तो सब में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगा। बच गया हमारे पास जिफ्ट, जिसमें हमारे पास होगा जिफ्ट में ओवम कैन बी ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, ठीक है, किसी अनदर फीमेल जो कि हेल्दी है, जो कि बच्चा कैरी कर सकते हो, उसकी फेलोपियन ट्यूब में जो जाइगोट है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको या फिर ओवम ट्रांसफर कर दिया जाता है अगर वो ओवम खुद का प्रोड्यूस नहीं कर सकती तो। क्लियर, ये सारी की सारी हमारी टेक्निक्स थी। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी की आने वाली क्लासेस में हम हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए, हमारे जो 36 से जो 50 क्वेश्चन बच गए वो हम हमारी आने वाली क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं। कुछ मेमोरी बेस्ड चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, उनमें कोई सोल्यूशन नहीं है, आप एनालॉजी करके याद रख सकते हैं, किसी रियल लाइफ से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, इसमें आपको याद रखने में ईजी रहेगी, क्योंकि एग्जाम में जब बहुत सारी चीजें आपको एक साथ पूछी जाएगी तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एनालॉजी इस टाइम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो इस तरीके से एनालॉजी करके आप चीजों को याद रख सकते हैं, और इसी तरीके से बच्चों मेहनत करके अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखिए। कुछ ही दिन बच गए हैं आपके एग्जाम्स में, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।